प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारा घड़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आज समय से संबंधित हमारा अगला टॉपिक कैलेंडर होगा। कैलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, कैलेंडर के बारे में सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैलेंडर होता क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को अवगत तो है कि कैलेंडर क्या होता है, कि जैसे देखा होगा ऑफिस में, घर में सभी के लगभग मिल ही जाता है कैलेंडर। और एक कैलेंडर में तारीख है, सप्ताह है, दिन है, वार है, जो गवर्नमेंटेड छुट्टी होती है उनके बारे में, वार त्योहार के बारे में, सभी चीज़ों का एक जगह संग्रह होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिन, वार, वर्ष, महीना, इन सभी का आपस में संबंध, वो हमारा कैलेंडर कहलाएगा। जो आपस में संबंध होता है वो एक तालिका के अंदर होता है और उस तालिका को क्या कहा जाता है? कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है भाई। तो देखिए, हम लोगों को कैलेंडर टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात यही आई कि कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर के बारे में पता लगा और एक रियलिटी में सोचा जाए तो इस प्रकार की नौबत क्या आई कि हमें कैलेंडर जो टॉपिक है या नाम है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, आप सभी को मालूम है जब मानव सभ्यता का विकास हुआ होगा, हमारी जो दिनचर्या है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए, जैसे घड़ी के बारे में भी आपको बताया था कि भाई समय से संबंधित, और एक कल्पना यदि हम लोग करें कि कैलेंडर नहीं होता, हमें दिन का, वर्ष का, समय के बारे में ज्ञान नहीं होता, तो हमारी जो दिनचर्या है वो किस प्रकार होती। इसलिए हमारी जो दिनचर्या है उसको सम्मिलित एक सही ढंग से, एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए इन चीजों का प्रयोग किया गया, अर्थात आविष्कार किया गया। तो हम उसी से संबंधित एक कैलेंडर के बारे में डिस्कस हम लोगों को करना है। तो देखिए, क्या कहा गया कि कैलेंडर एक तालिका होती है जिसके अंतर्गत महीना, दिन, सप्ताह, वार, इनके बारे में हम लोगों को जानकारियां मिलती है। तो इनको सम्मिलित रूप से कैलेंडर बोला जाता है। तो ये तो पता लगा कैलेंडर। और आपने ये भी देखा गया होगा कि जो एक कैलेंडर होता है उस कैलेंडर में हमारा एक साल का लेखा जोखा होता है, एक साल का। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम अगले साल का कैलेंडर नहीं बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल है वो एक साल का बायोडाटा चलता है। और अगले साल है तो वो डिपेंड कई बार क्या करता है कि कुछ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कुछ चीजें चेंजमेंट, नहीं अन्यथा तारीखें, महीने, जितने भी दिन के होते हैं वो सारी कंडीशन वही रहती है। लेकिन एक दो बातें, जैसे मकर संक्रांति की बात करते हैं तो कई बार ज्यादातर हम 14 तारीख को बनाते हैं, कई बार 15 तारीख को भी बनाते हैं, तो वो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से वो चेंजमेंट हो जाता है। तो एक साल का बायोडाटा होता है और वो एक साल का जो बायोडाटा होता है उसमें हमारे दिन है, वर्ष है, तारीख है, सप्ताह है, वार त्योहार है, जितनी भी गवर्नमेंटेड छुट्टियां होती है वो है, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके बारे में, उनकी जयंतियों के बारे में, सबका एक जगह संग्रह होता है। और उस तालिका को हम क्या बोलते हैं? कैलेंडर। तो सबसे पहले तो हमारा ये क्लियर हुआ कैलेंडर। अब देखिए, हम बात करते हैं कैलेंडर। मैंने कहा कि एक साल का लेखा जोखा होता है। एक साल जो कैलेंडर है उसमें हमारा एक साल का लेखा जोखा होता है। और एक साल का जो लेखा जोखा होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि एक साल में हमारे दिन तो होते हैं 365 दिन। वैसे देखिए, एक्चुअल में जो एक सच्चाई है वो ये है कि जो एक साल में दिन होते हैं वो 365 सही 1/4 दिन होते हैं। वो कैसे? जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करती है। पृथ्वी जो सूर्य के एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो एक साल अर्थात 365 सही 1/4 दिन,
तो 365 सही 1/4 दिन में हमारा पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। और जो एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है उसको एक ज्योग्राफी की भाषा में सौर वर्ष भी कहा जाता है, जो एक चक्कर कंप्लीट होता है। तो जो एक चक्कर कंप्लीट हुआ वो कितने दिन में? 365 दिन में। क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन होती है हम लोग 365 के आधार पर करते हैं, अन्यथा एक्चुअल में 365 से ही 1/4 दिन। अब देखिए जो 1/4 दिन है हमने कैलकुलेट किया 365, जो हमारा 1/4 दिन है ये 4 साल में पूरा एक दिन बन जाएगा। भाई 1/4 दिन, अगले साल जाएगा 1/4 और जुड़ा 1/2 बना, तीसरी साल में जाएगा 1/4 और जुड़ा 3/4 बना, चौथी साल में जाएगा 1/4 और जुड़ा तो 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो पूरा 1। तो कुल मिलाकर ये 4 साल में पूरा एक दिन बन जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक साल में कितने दिन होंगे? 365 दिन। लेकिन वो हमारा किसके लिए? क्योंकि 4 साल में कंप्लीट हो रहा है, तो कैलेंडर में उस वर्ष का नाम हम लोग अधिवर्ष कहते हैं, जिसको हम लीप वर्ष भी कह सकते हैं। अर्थात ये जो कैलकुलेट होता है ये हमारा साधारण वर्ष के लिए कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो 1/4 दिन 4 साल में पूरा कंप्लीट हो गया। तो कंफर्म बात है कि उस वर्ष जो हमारा टोटल दिन होंगे वो कितने होंगे? 366 दिन हो जाएंगे, क्योंकि 1/4 4 साल में 365 तो होगा ही होगा, तो 1/4 दिन और 4 साल में पूरा कंप्लीट बन गया, तो 366 दिन हमारे एक साल में बन जाएंगे, जिस वर्ष को हम अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। तो एक साल में 365 दिन हुए या 366 दिन हुए, वो 365 कब होंगे, 366 कब होंगे, उसके बारे में भी आपको बताया। अब एक साल में जो महीने होते हैं वो 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने, और इन महीनों के बारे में बात करें तो ये जो महीने हैं वो जनवरी से लगाकर और दिसंबर तक, जनवरी से लगाकर दिसंबर तक ये हमारे 12 महीने हो गए। अब जो ये 12 महीने हैं जनवरी से दिसंबर, ये हमारे अंग्रेजी महीने हैं, और नहीं अन्यथा हम हिंदी माध्यम से चलते हैं तो हमारे जो महीने होते हैं तो वो जो हमारा प्रथम दिन होता है वो चैत्र का होता है। चैत्र आपने जैसे हिंदी महीनों के बारे में बात करते हैं, चैत्र है, आषाढ़ है, सावन, भादो, ये फाल्गुन, अश्विनी, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो पहला महीना होता है वो हमारा चैत्र का होता है। और यदि अंग्रेजी माध्यम के हिसाब से देखा जाए तो जनवरी जो पहला महीना होगा किसी वर्ष का, और जबकि हिंदी माध्यम से देखा जाए तो हिंदी माध्यम के चैत्र का महीना हमारा पहला महीना होता है। ठीक है, तो पहला महीना कहलाएगा। अच्छा जी, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते थे एक साल में ये हो गया, और जनवरी से लगाकर दिसंबर तक, और ये जनवरी से दिसंबर तक जो हमारे ये 12 महीने हुए, ये 12 महीने या तो हमारे 28 के या 29 के या 30 के या फिर हमारे 31 दिन के होते हैं। अर्थात जो हमारे 12 महीने होते हैं और एक महीना में या तो 28 या 29 या 30 या 31 दिन हमारे टोटल होंगे। तो देखो, एक जो हमारा फरवरी का जो महीना है इसको यदि हटा दिया जाए, फरवरी का महीना या तो 28 का या 29 का, अन्यथा और सारे महीने हमारे 30 के या 31 के होंगे, या तो 30 के होंगे या फिर हमारे 31 के होंगे। ये कंफर्म है। सिर्फ फरवरी का महीना 28 या 29 का, उसके बारे में भी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करना है कि भाई 28 का कब होगा और 29 का कब होगा। तो देखो, एक सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि लीप वर्ष में एक दिन बढ़ गया। तो जब जो वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा उसमें जो फरवरी आएगी वो 29 दिन की आएगी, एक दिन बढ़ जाएगा, और सारे महीने 30, 31 या 28 के। अब फरवरी जब 29 की होगी तो फरवरी 28 की हो नहीं सकती, तो या तो 30 के या 31 के, और फरवरी हमारी 29 की हो जाएगी। और यदि हमारा साधारण
माइनस हुआ तो उसमें फरवरी का जो महीना है वो 28 दिन का होगा, तो हम 365 कैलकुलेट करते हैं। एक माह में ये हो गया। अब यदि सप्ताह की बात की जाए तो एक सप्ताह में हमारे पास 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन। और यदि महीने की बात करते हैं तो पूरे पूरे एक महीने में हमारे 4 तो पूरे पूरे सप्ताह बन जाते हैं। भाई 28 दिन का भी होगा तो 7 चौको 28, 29 दिन का होगा तो एक दिन और बढ़ जाएगा, 30 का हुआ तो 2 दिन बढ़ जाएगा, 31 का हुआ तो 3 दिन बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर यदि पूरे पूरे सप्ताह की बात करते हैं तो पूरे पूरे सप्ताह तो कितने बनते हैं? पूरे पूरे सप्ताह हमारे पास 4 बनते हैं और बड़े बड़े दिन अलग से हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारा एक सप्ताह में 7 दिन, और जो ये हमारे 7 दिन है, इन 7 दिनों के बारे में बात की जाए तो ये 7 दिन सोमवार से लगाकर और रविवार तक, मैं ये कहूं कि रविवार से लगाकर शनिवार तक, अर्थात रविवार से शनिवार क्यों कहा? एक्चुअल में क्या है कि जो सप्ताह का पहला दिन होता है, सप्ताह का पहला दिन रविवार माना जाता है, न कि सोमवार माना जाता है। अक्सर क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट यही समझते हैं कि भाई सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, और अन्यथा जब से ये कैलेंडर बना एक्चुअलिटी को देखा गया तो जितने भी हमारे सवाल है उनको करते हैं, और कुछ हमारे टाइप इस प्रकार है तो वहां पर हम सप्ताह के पहले दिन को सोमवार मानते हैं, और नहीं अन्यथा जितने भी गवर्नमेंटेड प्रमाणित किताबें हैं, और जैसे एक बार एसएससी में भी सवाल पूछा गया है, वहां इन सब बातों को देखा जाता है तो सप्ताह का पहला दिन जो माना जाता है वो रविवार माना जाता है। और एक बोल चाल की भाषा में भी देख लो, हम लोग बोलते हैं संडे मंडे, कभी ऐसे नहीं बोलते मंडे ट्यूसडे, क्योंकि एक दिनचर्या बनी हुई है हमेशा से संडे मंडे। तो सप्ताह का जो पहला दिन है वो रविवार और अंतिम दिन क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। रवि फिर आ जाएगा सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। तो सप्ताह का पहला दिन क्या माना जाता है? रविवार। अब देखिए यहां से चलते हैं हम लोग, इनके बारे में पता चला एक साल के। अब बात आती है कि कैलेंडर की उत्पत्ति के बारे में। तो ये तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन ऐसा दिया कि जो हमारा एक पर डे हम लोग देखते हैं कैलेंडर के बारे में कि भाई कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर में क्या क्या होता है। भाई वर्ष होते हैं, महीने होते हैं, सप्ताह होते हैं, दिन होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया थोड़ा सा ये। अब बात आती है कि कैलेंडर की, कि कैलेंडर की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई और ऐसी नौबतें क्यों आई। तो मैंने आपको पहले ही अवगत कराया है कि भाई कैलेंडर की जो उत्पत्ति है, हम लोगों को आवश्यकता महसूस होगी कि हमारा जो जीवन शैली है उसको एक सिस्टेमेटिक ढंग से किस प्रकार चलाया जाए। और जब आदमी को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसको वो खोजने लगता है। कैलेंडर का निर्माण हुआ तो सबसे पहले फ्रांस में भाई रोम वासियों ने स्टार्टिंग में जो कैलेंडर बनाया, स्टार्टिंग में जो कैलेंडर का निर्माण हुआ रोम और रोम कैलेंडर बोलते हैं इसको हम, रोम फ्रांस में। और रोम वासियों ने क्या किया, जब ये कैलेंडर का निर्माण हुआ तो इसमें 304 दिन निर्धारित किए और 10 महीने, महीने की बात करेंगे तो 10 महीने और दिनों का बात करेंगे तो 304। जो कैलेंडर बनाया उस कैलेंडर में 304 तो टोटल दिन निर्धारित किए और 10 महीनों में बांटा गया था, 10 महीने में। उसके बाद 66 वर्षों के बाद 66 वर्षों के बाद रोजर कैलेंडर, रोजर कैलेंडर, और इस रोजर कैलेंडर में 340 दिन निर्धारित किए और 340 दिन निर्धारित किए। और महीनों की बात करते हैं तो महीने कितने निर्धारित किए, 12 महीनों में बांटे। तो महीने तो ठीक है, अब भी 12 महीनों में बटा हुआ होता है, लेकिन जहां दिनों की बात है वो 340 दिन, और वो चलता रहा, काफी वर्षों तक चला। लेकिन काफी वर्षों के चलने के बाद 1500 वर्षों के बाद
15 वर्षों के बाद फिर, क्योंकि इसके बारे में काफी जानकारियां चल रही थी, प्रयोग चल रहे थे, निकाल कर देख रहे थे कि टोटल कितने दिन माने जाए और कितने दिन माने जाए, कितने महीने माने जाए। तो 1500 वर्षों के बाद में पोप ग्रेगरी, जैसे कि आज जो चलन है ग्रेगेरियन कैलेंडर जिसको बोला जाता है, पोप ग्रेगरी ये 13वें पोप थे। इनका धर्मगुरु, जितने भी ईसाई है, क्रिश्चियन है, उनके धर्मगुरु को पोप बोला जाता है। तो पोप ग्रेगरी ने इनके ऊपर कैलेंडर के प्रयोग किया और एक जो कैलेंडर इन्होंने बनाया वो ग्रेगेरियन कैलेंडर बना दिया, ग्रेगेरियन कैलेंडर। और ग्रेगेरियन कैलेंडर का निर्माण कर दिया। और जो ये ग्रेगेरियन कैलेंडर का निर्माण हुआ ये लगभग शायद 1756 ईस्वी के समथिंग हुआ है। ठीक है भाई। अब क्या है कि पोप ग्रेगेरियन ने कैलेंडर बना दिया 1756 में। अब क्या है, ये धीरे धीरे सबसे पहले जिस देश में, जैसे फ्रांस वासियों ने, रोमन वासियों ने ये निर्माण हुआ, तो सबसे पहले अपने देश में चलन होगा, किसी चीज का निर्माण होता है, तो इन्होंने अपने देश में इस कैलेंडर को एक प्रमाणित कर दिया, जितने भी राष्ट्रीय काम हो गए इस कैलेंडर के माध्यम से। और इन्होंने क्या किया, पोप ग्रेगरी ने जब ये कैलेंडर बनाया तो इस कैलेंडर में इसने 365 दिनों में बांटा और 12 महीने, 12 महीने और 365 दिनों में बांट दिया। ठीक है। 13वें पोप हुए जिसको पोप ग्रेगरी, और कैलेंडर का नाम ग्रेगेरियन कैलेंडर, 365 दिनों में बांट दिया और 12 महीने में। ठीक है। अब ये कैलेंडर का भाई पहले तो अपने देश में यूज हुआ, रोमन वासियों में। अब उसके बाद में धीरे धीरे इस कैलेंडर का यूज होने लगा, इधर उधर देश विदेशों में बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे बढ़ने लगा तो इसने पोप ग्रेगरी ने बहुत सी संभावनाएं दी। ये दे दी फरवरी के महीने की, दे दी जो 28 और 29 का होता है। तो काफी बातें, और ये चीजें देखिए ऐसे नहीं, बहुत सी भौगोलिक स्थितियां है उनका शोधन करके दिया गया होगा, ऐसा नहीं कि मनमर्जी से दे दिया गया होगा। और इन्होंने क्या किया, इनका जो धर्म गुरु है, जो विशेष मैन इनका धर्म गुरु है, जो धर्म का संस्थापक है, जो ईसा मसीह, इन लोगों ने उस ईसा मसीह के जन्म के अकॉर्डिंग टू क्या कहा कि भाई 1 जनवरी और सन 1 तो महीने का तो पहला दिन और जनवरी, जो महीने का पहला दिन वो जनवरी और सन 1 कैलेंडर की प्रारंभ किया गया। जो कैलेंडर का प्रारंभ किया गया पोप ग्रेगरी, जो ग्रेगेरियन कैलेंडर है उसके बारे में पढ़ा जा रहा है। ईसा मसीह के जन्म, क्योंकि उनका धर्म गुरु था, संस्थापक था, उसके जन्म के अकॉर्डिंग टू कि उनका जन्म 1 जनवरी सन 1 को माना जाता है। तो जो कैलेंडर बनाया ग्रेगेरियन कैलेंडर, उसका जो प्रारंभ इन लोगों ने किया, प्रारंभ कर दिया सन 1 और जनवरी का पहला दिन, और वार जो माना इन लोगों ने सोमवार माना, और कैलेंडर का निर्माण हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले अपने देश में तो वो सटीक बैठा, फिर धीरे 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 ये विदेशों में फैलने लगा। और जब विदेशों में फैलने लगा तो सभी देशों को ये कैलेंडर ठीक लगा, क्योंकि भाई धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। तो बहुत से वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर शोध करके देखा, बहुत सी भौगोलिक स्थितियों को देखा, तो ये एक सटीक बैठा। तो धीरे धीरे ये ग्रेगेरियन कैलेंडर को मान्यता प्राप्त होगी और देश विदेशों में सारा जितने भी राष्ट्रीय काम होने लगे इस माध्यम से होने लगे। जहां तक भारत की बात है, देखिए भारत में भी पहले बहुत से कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर भी चलता था। तो ज्यादातर जो हमारे यहाँ पर था शक संवत था, विक्रमी संवत था, उसके आधार पर कैलेंडर था। लेकिन जब इस ग्रेगेरियन कैलेंडर बना और जब भारत की बात हुई तो देखिए सबसे पहले तो देखिए हमें पता है कि हमारा देश गुलाम था,
और 1947 में आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद में धीरे 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 भाई वर्ष बीतते गए, और जो पहले जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यकाल में जब ये कैलेंडर धीरे धीरे विदेशों में बढ़ने लगा तो भारत में भी इसकी बात हुई। तो सबसे पहले 1952 में भारत में 1952 में भारत में पंचांग सुधार समिति 1952 में पंचांग सुधार समिति बनी। पंचांग देखिए एक्चुअल में है जो कैलेंडर है उसको हिंदी में हम पंचांग बोलेंगे, ठीक है भाई। तो पंचांग सुधार समिति बनाई गई, एक संगठन भाई कुछ व्यक्तियों को बना दिया गया जो कैलेंडर के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दे सके। अब पंचांग सुधार समिति बनाई और बात थी कैलेंडर की, भाई अब कैलेंडर को कैसे मान्यता प्राप्त हो। जब तक भारत में तो विक्रमी संवत के बारे में बात होती थी, शक संवत के बारे में बात होती थी। अब पंचांग सुधार समिति बनी और पंचांग सुधार समिति 1952 में बनी। इसने गवर्नमेंट को पेश किया, गवर्नमेंट ने उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में 1956 देखिए 1956 को जब ये ग्रीगोरियन कैलेंडर के बारे में इन लोगों ने अध्ययन किया भारतवासियों ने, तो इनको भी एक कैलेंडर ठीक लगा। तो 1956 को इसको मान्यता प्राप्त कर दी गई। 1956 को भारत में और ग्रीगोरियन कैलेंडर को मान्यता प्राप्त हुई। ग्रीगोरियन कैलेंडर को मान्यता प्राप्त हुई कब? 22 मार्च 1956। 22 मार्च 1956 को ग्रीगोरियन कैलेंडर को मान्यता प्राप्त होगी। भारत में भी जितने भी राष्ट्रीय काम होंगे वो ग्रीगोरियन कैलेंडर के माध्यम से होंगे, और ग्रीगोरियन कैलेंडर के माध्यम से हुए तो 22 मार्च 1956 को मान्यता प्राप्त हुई। अब 22 मार्च 1956 के बाद से 22 मार्च 1956 से जो भी राष्ट्रीय काम होंगे वो ग्रीगोरियन कैलेंडर के माध्यम से, जो ग्रीगोरियन कैलेंडर में महीने दिन वार जो भी है उनके अकॉर्डिंग टू चलेगा। इसलिए जो 22 मार्च है ये हमारा नया संवत, न्यू ईयर जिसको बोलेंगे, और हिंदी भाषा में नया संवत। तो आप लोग कभी भी देखना जैसे कि नया संवत हम लोग बनाते हैं, क्योंकि आज भी हमारा कल्चर इस प्रकार है, तो गांवों में तो बनाते ही बनाते हैं, और गांवों में ज्यादातर है नया संवत होता है तो चावल बनाए जाते हैं। तो 22 मार्च को, लेकिन वो है हमारा साधारण वर्ष के लिए। और यदि हम 21 मार्च की बात करेंगे तो ये हमारा लीप वर्ष के लिए आ जाएगा। लीप वर्ष के लिए आ जाएगा नया वर्ष 21 मार्च को, और भाई मान्यता प्राप्त होगी और सारा काम चलने लगा। और चैत्र प्रथम तिथि, महीने का पहला महीना चैत्र माना गया, प्रथमा तिथि। ये भारतवासियों के लिए था, ठीक है भाई। तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले रोम वासियों ने, जिसको रोमन कैलेंडर नाम दिया गया, 304 दिन निर्धारित करे 10 महीनों में। उसके 66 वर्षों के बाद में रोजर कैलेंडर बना, 340 दिन निर्धारित किए और 12 महीने में इसको बांट दिया गया। 12 महीनों में बांटा गया रोजर कैलेंडर को। उसके 1500 वर्षों के बाद पोप 13वें पोप ग्रेगरी, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम दिया गया, लगभग 1756, और पोप ग्रेगरी ने उस ग्रेगोरियन कैलेंडर को 365 दिन और 12 महीनों में बांट दिया गया। और बहुत सी जो आज हम लोग फरवरी के बारे में पढ़ते हैं उस बात को भी उस ग्रेगोरियन कैलेंडर में मान्यता प्राप्त की गई। और उन लोगों ने ईसा मसीह के जन्म के अकॉर्डिंग टू सन तो 1 माना, और जनवरी का पहला दिन सन तो 1 हो गया, जनवरी का पहला दिन अर्थात महीने का पहला दिन जनवरी सन 1, और वार उन्होंने सोमवार से प्रारंभ किया गया। जहां भारत की बात है तो भारत में सबसे पहले जब भारत आजाद हुआ तो भारत में भी इस कैलेंडर के बारे में
भाई प्रचार प्रसार हुआ और 1952 में पंचांग सुधार समिति बनी, 55 में उसको पेश किया गया, 55 में पेश किया गया। और जहां 56 की बात करेंगे तो पोप ग्रीगोरियन कैलेंडर को मान्यता प्राप्त हो जाती है 22 मार्च 1956 को। 22 मार्च इसलिए 22 मार्च नया संवत मनाया जाता है साधारण वर्ष के लिए, और 21 मार्च है वो लीप वर्ष, जब लीप वर्ष होगा तो नया संवत 21 मार्च को मनाया जाएगा। और महीने का जो दिन रखा गया भारत में वो चैत्र पहला महीना रखा गया, प्रथमा तिथि। तो ये कैलेंडर के इतिहास के बारे में है। कई बार क्या है कि थ्योरेटिकल सीधा सवाल पूछ ले तो हम लोग जवाब दे सकते हैं। और कैलेंडर में जो हमारे अब जो भी सारी बातें होंगी वो ग्रीगोरियन कैलेंडर के माध्यम से होगी। सवाल हम ग्रीगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग टू ही करेंगे, ये ध्यान रखना है भाई। तो वो मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं कि एक कैलेंडर में 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए 366 दिन होते हैं। जो एक्चुअलिटी होती है वो 365 से 1/4 दिन, और जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के पूरा एक चक्कर एक परिक्रमा कंप्लीट करती है 365 सही 1/4 दिन में। जो हमारा 1/4 दिन है वो 4 साल में पूरा हमारा एक दिन कंप्लीट बन जाता है, इसलिए वो एक दिन और बढ़कर 366 दिन बन जाते हैं, जिसको हम लीप वर्ष या आदि वर्ष की संज्ञा दे देते हैं। तो ये कैलेंडर के बारे में उसका बेस एक नॉर्मल जानकारी। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आगे बढ़े हैं तो देखिए इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, दिनों के बारे में, महीने के बारे में, सप्ताह के बारे में। अब आगे बढ़े हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में बात आती है। तो देखो कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम साधारण वर्ष के बारे में पढ़ते हैं। आप पहचान कैसे करोगे कि ये हमारा साधारण वर्ष है, जिसको हम सौर वर्ष भी कह सकते हैं, जिसको हम लीप वर्ष भी कह सकते हैं, कई नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। तो जो हमारा साधारण वर्ष है, अर्थात साधारण वर्ष यदि हुआ तो उसमें हम दिनों का कैलकुलेशन करेंगे तो 365 के आधार पर करेंगे, न कि 366। ठीक है भाई, जितनी भी कैलकुलेशन है 365 के आधार पर। तो कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये साधारण वर्ष है? तो देखो सिंपल सी बात ध्यान में रखना, एक अक्सर बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो दिया गया वर्ष है उसमें हम 4 का भाग दे देंगे, और यदि 4 का भाग नहीं गया, यदि 4 का भाग पूरा नहीं गया तो वह वर्ष हमारा क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। यदि 4 का भाग पूरा नहीं गया तो उस महीने में जो फरवरी का महीना होगा वो हमारा कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। और दिनों की जो संख्या होगी एक वर्ष में वो हमारी 365। दिनों की संख्या एक वर्ष में 365, वो किसके लिए है? साधारण वर्ष के लिए। क्या करेंगे हम? जो हमारा सन है उस सन में हम 4 का भाग देंगे, और यदि 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो कंफर्म बात है वो साधारण वर्ष कहलाएगा। और उस साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना आएगा वो हमारा 28 दिन का आएगा, और जो एक वर्ष है उस एक वर्ष में, उस साधारण वर्ष में हमारे जो टोटल दिन होंगे वो 365 दिन होंगे। ठीक है भाई। अब देखिए कई बार क्या होता है कि 4 का भाग भी चला जाता है, लेकिन 4 का भाग चला गया तो वो लीप वर्ष होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम उसको साधारण वर्ष में कैलकुलेट करते हैं। तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसकी हिस्ट्री में बताया था कि ग्रीगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग टू पढ़ा जा रहा है। तो वर्षों का जो प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले सन 1 माना गया, और सप्ताह का पहला दिन सोमवार माना गया, और महीना जो है वो जनवरी को पहला महीना माना गया। तो देखिए यदि शताब्दी की बात करें, शताब्दी वर्ष, अब शताब्दी की बात है तो पहले शताब्दी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि शताब्दी किसे कहते हैं।
तो देखिए शताब्दी जो है, शताब्दी शत मतलब 100 वर्षों में एक शताब्दी कंप्लीट बन जाती है। एक शताब्दी, एक वर्ष से लगाकर 100 वर्ष कंप्लीट हुए, एक शताब्दी। तो यदि शताब्दी वर्ष हुआ तो शताब्दी वर्ष में हम 400 का भाग देंगे, और यदि 400 का पूरा पूरा भाग नहीं गया, 400 का पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा साधारण वर्ष। शताब्दी का पूरा पूरा मतलब 400 का भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो उसको हम शताब्दी साधारण वर्ष की संज्ञा देंगे। ठीक है भाई। तो 400 का भाग दिया, और 400 का भाग देने के बाद में हम लोगों ने देखा कि भाग पूरा पूरा नहीं गया, और जब पूरा पूरा भाग नहीं गया तो हम उसको शताब्दी साधारण वर्ष की संज्ञा देंगे। ठीक है। अब देखिए यदि हम लीप वर्ष के बारे में, देखो पहले तो बात हुई साधारण वर्ष के बारे में, अब यदि में लीप वर्ष तो हम इसको लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो यहां पर क्या है कि भाई 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यदि किसी सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वो वर्ष हमारा क्या कहलाएगा, लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाएगा। अब ये तो पता लग गया, जैसे किसी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, उसने 4 ऑप्शन दिए और आपको छांटना था कि निम्न में से लीप वर्ष बताइए। जैसे मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं, एक था ए ऑप्शन 2800, बी ऑप्शन था 2600, सी ऑप्शन था 800 और डी ऑप्शन था 200। अब देखिए यदि हम 4 की बात करते हैं तो 4 का भाग तो सभी में जा रहा है, और 4 का भाग सभी में जा रहा है तो उसको लीप वर्ष मानना चाहिए। तो सारे तो लीप वर्ष है नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना कि यदि शताब्दी लीप वर्ष है तो उसमें हम 400 का पूरा पूरा भाग देंगे। यदि 400 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वो हमारा शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे इन ऑप्शनों के बारे में बात करें, 3 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो 2800 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए जो हमारा शताब्दी लीप वर्ष है वो हमारा आंसर क्या होगा, 2800 आंसर होगा। तो ध्यान रखना भाई आप लोग कि लीप वर्ष है, 4 का पूरा पूरा भाग देंगे, भाग चला गया तो लीप वर्ष कहलाएगा। शताब्दी लीप वर्ष है तो उसमें 400 का पूरा पूरा भाग देंगे, और यदि चला गया तो शताब्दी लीप वर्ष। और उस वर्ष में जो फरवरी का महीना होगा वो कितने दिन का होगा, 29 क्या होगी, जो एक वर्ष में वो हमारी 366 दिन होंगे। एक वर्ष में टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 366 दिन, और फरवरी का महीना कितना हो जाएगा, 29 दिन का। और हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा साधारण वर्ष और एक पढ़ा हमने लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष के लिए 4 का भाग यदि नहीं गया तो साधारण वर्ष कहलाएगा, और यदि वो शताब्दी है तो 400 का भाग दे लेंगे, 400 का भाग नहीं गया तो वो हमारा शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। और उस वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होगा, और दिनों की संख्या जो टोटल होगी वो 365 होगी। यदि लीप वर्ष या अधिवर्ष हुआ तो 4 का भाग देंगे, यदि पूरा पूरा भाग चला गया तो वो हमारा लीप वर्ष होगा, और यदि शताब्दी हुई तो 400 का भाग देंगे, और यदि 400 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वो हमारा शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। उसमें जो फरवरी का महीना आएगा वो 29 दिन का आएगा, और दिनों की संख्या जो होगी वो एक वर्ष में 366 दिन होंगे। तो ये तो हुआ हमारा लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में। अब देखिए क्योंकि एक कैलेंडर में 12 महीनों के बारे में बात हो रही है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में, जो ये 12 महीने हैं जनवरी से लगाकर दिसंबर तक, इनके बारे में मैं आपको कुछ विशेष परिस्थितियां बताता हूं। देखिए पहला जो हमारा साधारण वर्ष है, हमेशा ध्यान रखना, एक साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होगा उसी वार को समाप्त होगा।
एक साधारण वर्ष है वो जिस वार को शुरू होगा उसी वार को समाप्त होगा। जैसे समझने के लिए कि कह दिया कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 2001 को क्या वार होगा? तो हम जवाब देंगे सोमवार, क्योंकि 2001 क्या है? साधारण वर्ष है, और ये कहता है कि साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होगा उसी वार को क्या होगा? समाप्त होगा। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई 1 जनवरी 2001, शुरू तो जनवरी को ही होगा, 1 तारीख को होगा, सोमवार कहता है, तो समाप्त 31 को होगा। तो समाप्ति का पूछा है तो कंफर्म बात है, आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। तो हमारा क्या बना कि एक साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होगा उसी वार को क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए क्या कहता है कि भाई जिस वार को शुरू होगा, अब हमें पता है कि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, तो 29 दिन की हुई तो 1 दिन बढ़ गया और सारे महीने वही रहते हैं, तो जिस वार को शुरू होगा उसके 1 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। क्या कि यदि लीप वर्ष हुआ तो वह वर्ष जिस वार को शुरू होगा उसके 1 दिन बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे भाई आपसे कहा कि भाई 1 जनवरी 2012 को मंगलवार, तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2012 को क्या हुआ। अब आपको बताना है 31 दिसंबर 2012 को, तो देखो ये 2012 है, ये क्या है भाई? 4 का भाग जा रहा है, और देखो 4 का भाग भी पूरे वर्ष में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 का भाजकता का रूल कहता है कि कोई भी संख्या है उस संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग दे लो। यदि उन 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वो वर्ष अर्थात वो संख्या 4 से भाज्य होती है। तो भाई 12 में 4 का भाग चला गया तो 2012 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जब 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो कंफर्म बात है लीप वर्ष कहलाएगा, और जब लीप वर्ष कहलाएगा तो जिस वार को शुरू हो रहा है उसके 1 दिन बाद समाप्त, तो मंगल के 1 दिन बाद क्या होगा? बुधवार। तो आंसर आ जाएगा बुधवार। तो साधारण वर्ष के लिए तो क्या हुआ कि यदि साधारण वर्ष हुआ तो जिस वार को शुरू होगा उसी वार को वो क्या हो जाएगा? समाप्त। यदि लीप वर्ष हुआ तो जिस वार को शुरू होगा उसके 1 दिन बाद क्या हो जाएगा? समाप्त होगा। ये तो हुआ वर्ष के बारे में, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब मैं बात करता हूं महीनों के बारे में। देखिए अब जो महीना है वो हमारा या तो 28 दिन का या 29 दिन का या 30 दिन का या 31 दिन का होता है। भाई या तो 28 दिन का होगा या 29 दिन का महीना होगा या 30 दिन का महीना होगा या 31 दिन का। जो 28 29 है तो ये तो सिर्फ फरवरी का महीना ही हो सकता है और कोई सा महीना नहीं हो सकता है। 30 31 है वो वैसे भी हो सकते हैं। तो देखिए जहां महीनों की बात है, यदि 28 दिन का महीना हुआ तो वह जिस वार को शुरू होगा, जिस वार को शुरू उससे 1 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। जिस महीने में 28 दिन होंगे, ध्यान रखना कि जिस महीने में 28 दिन होंगे वह जिस वार को शुरू होगा उसके 1 दिन पहले क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और जिस महीने में 29 दिन होंगे तो वह जिस वार को शुरू होगा उसी वार को समाप्त हो जाएगा। और जिस महीने में 30 दिन होंगे वो जिस वार को शुरू होगा उसके 1 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। और जिस महीने में 31 दिन होंगे वो जिस वार को शुरू होगा उसके 2 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। क्या कहा कि जिस महीने में 28 दिन होते हैं वो जिस वार को शुरू होगा उसके 1 दिन पहले क्या हुआ? समाप्त हो जाएगा। यदि 29 दिन का महीना हुआ तो उसी वार को समाप्त हो जाएगा। यदि 30 दिन का महीना हुआ
तो 1 दिन बाद समाप्त होगा, और यदि 31 दिन का महीना हुआ तो 2 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कहा कि 1 फरवरी 2012 को मंगलवार, तो बताइए 29 फरवरी 2012 को क्या वार होगा। तो पहली बात है 2012 है, अब 2012 है तो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। और हमें पता है कि जिस माह में 29 दिन होते हैं वह जिस वार को शुरू होगा उसी वार को समाप्त, तो जो समाप्ति का आएगा वो क्या आएगा, मंगलवार आ जाएगा। यदि मैं ये कहूं कि 1 फरवरी 2003 को सोमवार, तो बताइए 28 फरवरी 2003 को क्या वार होगा। तो अब 2003 साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष है तो कंफर्म बात है फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की। और हमें पता है कि जिस वार को शुरू होगा उसके 1 दिन पहले समाप्त होगा, उसके 1 दिन पहले समाप्त होगा, उसके 1 दिन पहले। तो देखिए शुरुआत तो है सोमवार की, भाई शुरुआत क्या हो रही है, सोमवार की, और 28 दिन के लिए पढ़ा है कि जिस वार को शुरू होगा उसके 1 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो 1 दिन पहले क्या लें हम, ठीक है, गलत है, क्योंकि सोमवार से 1 दिन पहले क्या आएगा, रविवार। तो सोमवार से 1 दिन पहले रविवार। हाँ, यदि सवाल को इस प्रकार दे देता, अब ये दे दिया, समाप्ति का दे दिया और प्रारंभ का पूछा है, तो हमें पता है कि ये रविवार है, तो हमें पता है कि 1 दिन पहले समाप्त होता है, तो आप 1 दिन पहले, तो इसके 1 दिन बाद चल जाओ, मतलब सोमवार। सोमवार को शुरू है, 1 दिन पहले क्या होता है, रविवार। तो ये हो गया। यदि हम 30 का लें तो देखिए जैसे 1 जनवरी 1 अप्रैल 2020 को मंगल दे दिया। अब 2020 है और अप्रैल का महीना है, और अप्रैल का महीना है तो 30 दिन का, और 30 दिन का है तो भाई 1 दिन बाद समाप्त, तो बुधवार आ जाएगा। और यदि ये कहता कि 1 अगस्त 2021 को सोमवार, तो हमें पता है कि 2 दिन बाद समाप्त होता है, तो 31 अगस्त को पूछ ले, 31 अगस्त 2021 को, तो सोम के 2 दिन बाद मंगल बुधवार। तो ये महीनों के बारे में बात हुई क्या, कि जिस महीने में 28 दिन होंगे, जिस वार को शुरू होगा उसके 1 दिन पहले समाप्त, 29 दिन वाला महीना उसी वार को समाप्त, 30 दिन वाला महीना 1 दिन बाद समाप्त, 31 दिन वाला महीना 2 दिन बाद समाप्त। मैंने प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल आपको करके बताया। ये तो ही महीनों की बात। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए महीनों के बारे में बात हो गई। पहले तो हमने वर्ष के बारे में, साधारण और लीप वर्ष, फिर महीनों के बारे में बात कर ली, 4 महीने 30 के, 31 के, 28 के, 29 के। अब देखो कुछ विशेष। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि लगातार 100 वर्ष हो, तो लगातार 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं कितने होते हैं भाई, लगातार 100 वर्ष का, तो लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 या 25 होती है। 24 या 25 यदि लीप वर्ष से ही स्टार्ट है भाई, कोई वर्ष यदि लीप वर्ष से ही स्टार्ट है तो एक संभावनाएं बनती है। ज्यादातर तो देखिए, ज्यादातर कैलकुलेशन हम 24, क्योंकि विशेष परिस्थितियां, जैसे हम 200 से चलेंगे 400। अब 400 क्या है कि लीप वर्ष भी है भाई, 400 में 400 का भाग चला गया साधारण लीप वर्ष, और 1 से 100 के बात कर रहे थे तो 100 में भाग 400 को गया नहीं, तो 24 या 25। वैसे ज्यादातर क्या है कि विशेष परिस्थितियों में 25 आती है, नहीं तो 24 ही कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन जितनी भी करेंगे हम 24 के माध्यम से, ठीक है।
तो एक लगातार यदि 100 वर्ष का तो लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 या 25। लेकिन यदि लगातार 400 वर्ष हुआ तो लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 97। ये फिक्स है कि यदि लगातार 400 वर्ष हुआ तो लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 97। जैसे एक बार सवाल पूछा गया था कि भाई 29 तारीख बात कर रहा है, 29 तारीख कितनी बार आएगी? कोई भी वर्ष दे दिया, जैसे कह दिया गया भाई 400 वर्षों में या 12 वर्ष ही लगा लो या कोई भी वर्ष कह दे, तो 29 तारीख कितनी बार आएगी? कहा 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अब 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो 11 महीने तो होंगे ही होंगे भाई। 11 महीने में 29 तारीख तो आती है, और जो लीप वर्ष वाली तारीख है उसको कैलकुलेट और कर ले। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 तो वो हो गए, 24 तो फरवरी 29 दिन की आ जाएगी, और 100 वर्ष में 11 हो तो 11 गुना 100, 1100 भाई। 11 बार तो आएगी एक साल में। एक साल में 11 बार तो 100 साल में कितने होंगे? 1100 बार। और एक साल में 24 वो होगी, तो 1100 कितना हो गया? 24 हो गया। कभी ध्यान रखना, कभी ये कह दो कि भाई आपसे कह दिया गया कि भाई लगातार 400, एक तो कहा लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करो, तो 97। और एक कह दिया कि बताइए कि भाई लगातार 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अब 29 तारीख लीप वर्ष में फरवरी के महीने में आती है, तो माइंड में हमारे वो रहता है। लेकिन उसने कहा कि 29 तारीख कितनी बार आती है, तो जनवरी में भी 29 आती है, मार्च में भी, सभी महीने में आती है, 11 महीने में। तो सवाल जो था वो 400 का पूछा था, 400 सालों में 29 तारीख, तो 11 एक वर्ष में 11 बार तो आएगी। तो 11 चौक 44, 4400, और 400 वर्षों में 97 ये, तो 4497 आंसर आ गया। ठीक है, एक ये हो गया। और भाई एक बात हमारी ये होगी कि हमेशा ध्यान रखना कि सप्ताह का पहला दिन होगा, सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है, लेकिन सवाल जो करेंगे, सवाल हमेशा सप्ताह का पहला दिन सोमवार मान के कैलकुलेट करें। सप्ताह का पहला दिन सोमवार मानकर कैलकुलेट करें। ठीक है, ये था हमारे कैलेंडर के बेस के बारे में। तो सबसे पहले हमने कैलेंडर की उत्पत्ति पढ़ी। कैलेंडर की उत्पत्ति के बाद कैलेंडर में जो वर्ष है, महीने हैं, दिन है, वार है, सप्ताह है, इनके बारे में हमने जानकारियां ली। फिर जो हमारे वर्ष, इनमें संबंध क्या है, साधारण वर्ष के बारे में पढ़ा, फिर लीप वर्ष के बारे में पढ़ा, फिर उन वर्षों के बारे में क्या क्या कंडीशन है, फिर हमने महीनों के बारे में पढ़ा, फिर हमने भाई 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 400 वर्षों में कितने, सप्ताह का पहला दिन कौन सा, अंतिम दिन कौन सा, और सवाल को हम सप्ताह का पहला दिन कौन सा मान के सोल्व करेंगे, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।